हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीवन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के जो चैप्टर है, चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर, इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 चैनल पे पहले अपलोड हो गया है, तो इसको देखने से पहले आप जरूर इसको चेकआउट कर लें, ताकि इससे इसमें जो और दो ट्रेवलर्स के बारे में हमने पढ़ा, एक थे अलबरूनी और दूसरे थे किताब उल हिंद, तो उसके सॉरी अलबरूनी और इब्न बटूता, तो इन दो ट्रेवलर्स के बारे में आपको पता लग जाएगा। तो उनके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि इन दो ट्रेवलर्स ने कौन कौन सी सारी चीजें हैं जो अपने अकाउंट्स में बताई थी। ठीक है, तो जो अलबरूनी थे, उन्होंने जो नोशन ऑफ पोल्यूशन है, ठीक है, इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है उसके ऊपर उसके ऊपर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। और जो इब्न बटूता जो इब्न बतूता है, उन्होंने जो दिल्ली और जो दौलताबाद जैसे बड़े बड़े शहर हैं उनके बारे में डिस्कशन किया और हमें बहुत सारी चीजें उनसे पता लगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एक नए ट्रैवलर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है फ्रैंकोइस बर्नियर। तो जो फ्रैंकोइस बर्नियर है, ये 14th सेंचुरी सॉरी 17th सेंचुरी में आए थे। ठीक है, जो अपने अलबरूनी थे वो 11th सेंचुरी में आए थे, इब्न बटूता 14th सेंचुरी में, और जो फ्रैंकोइस बर्नियर है ये 17th सेंचुरी में आए थे। ठीक है, तो जो अपने फ्रैंकोइस बर्नियर है, ये पेशे से एक डॉक्टर हैं। ठीक है, तो इनके आने से पहले क्या होता है कि इंडिया में और भी जगह से जो अलग अलग ट्रैवलर्स हैं वो विजिट करते हैं। कुछ कुछ उसमें से पोर्टुगीज होते हैं, डच होते हैं, इंग्लिश होते हैं। ठीक है, ये देखिए, डच, इंग्लिश, पोर्टुगीज, फ्रेंच ट्रैवलर्स, तो ये सारे जो कुछ अलग अलग जो ट्रैवलर्स है ये ट्रैवल करते हैं। तो पोर्टुगीज से, ठीक है, अमंग द बेस्ट नोन ऑफ द पोर्टुगीज ट्रैवलर या राइटर कह सकते हो आप। तो राइटर में सबसे जो फेमस थे वो थे डुआर्टे बबोसा। ठीक है, इन सबका जो नाम है ये अलग अलग कहाँ कहाँ से कौन कौन से ट्रैवल है, इनका जो नाम है वो आपको याद रखना है। तो सबसे जो फेमस थे पोर्टुगीज राइटर में, उनका नाम था डुआर्टे बबोसा। इन्होंने क्या करा था, ही रोट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ट्रेड एंड सोसाइटी इन द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जो भी ट्रेड चल रहा था तो उनके बारे में डिटेल में लिखा था इन्होंने। और बाद में हम देखते हैं कि इनको देख देख के, मतलब ऐसी अलग अलग जगह जो ट्रैवलर आ रहे थे तो उनको आपस में देख देख के ये डच, इंग्लिशमैन और फ्रेंच, इनके भी जो नंबर है आने के, ये धीरे धीरे इंक्रीज होते चले गए। वन ऑफ द फेमस वाज द फ्रेंच ज्वेलर। ठीक है, तो फ्रेंच ज्वेलर में सबसे फेमस कौन थे? जीन बैप्टिस्ट टेवेनियर। ठीक है, ये आते हैं, ये कहाँ से थे? ये थे फ्रेंच से। ठीक है, तो ये आते हैं और इंडिया में एटलीस्ट 6 टाइम ट्रेवल करते हैं। ये आपको याद रखना है, ये एटलीस्ट 6 टाइम इंडिया में तो ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसमें दी हैं। सम ऑफ द ट्रेवलर्स, कुछ और ट्रेवलर्स का नाम दिया, लाइक द इटालियन डॉक्टर मनुक्की नेवर रिटर्न टू यूरोप। तो जो मनुक्की थे वो यूरोप से आए इंडिया में, लेकिन यूरोप वापस कभी गए ही नहीं और वो इंडिया में ही सेटल हो गए। ठीक है, तो आपको ये जो ट्रेवलर्स है और कहाँ से आए थे वो आपको याद रखना। मनुक्की आए थे इटाली से। ठीक है, जीन बैप्टिस्ट टेवेनियर आए थे फ्रेंच से। डुआर्टे बबूसा थे अपने पोर्टुगल से। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैंकोइस बर्नियर। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। फ्रैंकोइस बर्नियर अब फ्रेंचमैन। ठीक है, ये फ्रेंचमैन थे, डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे। तो ये थे, ही केम टू द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो ये कब आते हैं? जब इंडिया में मुगल एम्पायर था तब आते हैं। इन द सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये इंडिया में आते हैं और इंडिया में एटलीस्ट 12 साल के लिए रहते हैं। फ्रॉम, ये टाइमलाइन दे रखी है 656 टू 668, 12 साल के लिए इंडिया में रहते हैं। क्लोजली एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट। तो मुगल कोर्ट में जो फिजिशियन थे, एज अ फिजिशियन, सॉरी, मुगल कोर्ट में एज अ फिजिशियन रहते हैं। टू प्रिंस दारा शुको। ठीक है, आपको ये नाम रखना, प्रिंस दारा शुको। ये किसके फिजिशियन थे? प्रिंस दारा शुको के। द एल्डेस्ट सन ऑफ द एम्परर शाहजहां। शाहजहां जो एम्परर है उनके सबसे बड़े बेटे, जिनका नाम है प्रिंस दारा शुको, उसके फिजिशियन थे अपने ये क्या नाम है? फ्रैंकोइस बर्नियर। ठीक है, अब इनके कुछ, इन्होंने जो कुछ काम करे थे, ठीक है, जो लिखा था इन्होंने, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट। अब जो बर्नियर होते हैं क्या करते हैं, इनकी एक आदत होती है। ठीक है, ही इज हैविंग अ हैबिट। तो इनकी आदत होती है कि चीजों को कंपेयर करना। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट करना, एनालाइज करना और कंपेयर करना, फ्रीक्वेंटली कंपेयरिंग। और ये कंपेयर किससे करते थे? ईस्ट और वेस्ट को ये एक तरीके से कंपेयर करते थे, मतलब अपने यूरोप को, ठीक है, जो इनकी कंट्री थी, अपने यूरोप को और इंडिया में। ठीक है, जब ये आए थे तो उस टाइम से ये कंपेयर कर रहे होते हैं। फ्रीक्वेंटली कंपेयरिंग व्हाट इज सॉ इन इंडिया विद द सिचुएशन इन द यूरोप। ठीक है, ये कंपेयर करते हैं। ही डेडिकेटेड दिस मेजर राइटिंग टू द लुइस 14। ठीक है, तो यहाँ के उस टाइम के जो राजा थे, लुइस 14 नाम था उनका, तो उनके लिए करते थे। अब ये क्या करते हैं? इन वर्चुअली एवरी इंस्टेंस बर्नियर डिस्क्राइब व्हाट ही सॉ इन इंडिया एज अ ब्लीक सिचुएशन इन कंपैरिजन टू डेवलपमेंट्स इन यूरोप। इसका मतलब ये है किस तरीके से ये जो ईस्ट वाली जो कंट्रीज होती है जैसे कि इंडिया, उसको किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। कोई भी एग्जांपल ले, कोई भी सिचुएशन ले लो, तो उसको किससे कंपेयर करते हैं? ये यूरोप से कंपेयर करते हैं। और जो इंडिया की सिचुएशन है उसको ब्लीक सिचुएशन की तरह बताते हैं। ब्लीक का मतलब होता है ऐसी कोई भी सिचुएशन है, ऐसी भी कोई चीज
जिसको सुधारा ना जा सके, देयर इज अ नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन दैट, ठीक है, मतलब कोई भी इम्प्रूवमेंट करने का जरिया ना हो, मतलब एक तरीके से बैकवर्डनेस दिखा रहे हैं ये ईस्ट ईस्ट कंट्रीज की या जो ईस्टर्न साइड है उसकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ है। और आते नीचे बर्नियर वर्क्स, अब ये बर्नियर के कुछ वर्क्स दे रखे हैं। बर्नियर वर्क्स वर पब्लिश इन फ्रांस, फ्रांस में कब हुए थे इनके 1670s में, और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, डच, जर्मन, इन लैंग्वेजेस में इनके जो वर्क है ये ट्रांसलेट हुए थे, और मतलब इसके अगले 5 साल में इन लैंग्वेजेस में इनके वर्क जो है ट्रांसलेट हुए थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है, एक एक मिनट, ठीक है। अब ये देखिए, बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट, मतलब वही है कि जो बर्नियर है, ठीक है, बर्नियर का जो बर्नियर की बुक का नाम है, उनकी बुक का नाम है बर्नियर्स ट्रेवल मुगल एम्पायर, ठीक है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये बुक लिखी है, बर्नियर ने बुक लिखी है, तो ये इनकी बुक का नाम है। और वही ये बुक में बताते हैं किस मतलब ईस्ट और वेस्ट का कंपैरिजन करते हैं, बिकॉज ही वाज फार मोर प्री ऑक्यूपाइड विद कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग व्हाट ही सॉ इन इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप, मतलब किस तरीके से ये यूरोप और इंडिया की जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करते हैं और कंपेयर करते हैं, और बेसिकली जो इंडिया है एज अ ईस्टर्न साइड उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी बहुत सारी कमियां खामियां निकालते हैं, और एक तरीके से जो यूरोप है वेस्टर्न साइड है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ये दिखाते हैं, ठीक है। ही इज फोकसिंग ऑन द सिचुएशन वी इज कंसिडर, और यहाँ तक कि जो ऐसी जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज होती हैं उनको भी ये बहुत ज्यादा राइट डिसीजन है, ही इज डिक्लेयर्ड दैट एज अ राइट डिसीजन, ठीक है, बट ही कंसिडर टू बी राइट डिसीजन। जो एक तरीके से जो ब्रिटिश के जो पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, जो भी उनके लॉज और पॉलिसीज होती है उनको ये सही बताते हैं कि जो भी इंडिया पे लागू किया जा रहा है ये एक तरीके से सही है, राइट डिसीजन बताते हैं, ठीक है। बर्नियर डिटेल मार्क्ड बाय डिटेल ऑब्जर्वेशन क्रिटिकल इंसाइट एंड द रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो ये अपनी बुक में बताते हैं ये। और आगे पढ़ते द क्वेश्चन ऑफ द लैंड ओनरशिप, आपको ये भी याद रखना कि लैंड ओनरशिप के बारे में किसने बात करी थी, तो ये बात करी थी फ्रैंकोइस बर्नियर ने इसके बारे में बात करी थी, कही थी इन्होंने। तो इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू बर्नियर, one of the fundamental difference between Mughal India and Europe was a lack of private property in the land in the former, इसका मतलब ये है कि बर्नियर बताते हैं कि उनके हिसाब से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो है ही नहीं, देयर इज अ लैक इन प्राइवेट प्रॉपर्टी इन इंडिया। वहीं अगर हम यूरोप की बात करें तो वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट जो है वो है, बिकॉज जो बर्नियर है इज अ फर्म बिलीवर इन द वर्च्यूज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ क्राउन ओनरशिप ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो है वो क्राउन ओनरशिप लग रही चल रही थी उस टाइम। क्राउन ओनरशिप में क्या होता है, एक तरीके से मतलब जो भी लैंड है वो सारा का सारा राजा का ही होता है, बस काम जो होता है उस पर सिटीजन आम लोग कर रहे होते हैं, और अगर किसी उस पे उनके बेटों का हक नहीं होता, मतलब वैसे आमतौर पे क्या होता है कि जो भी जमीन है उस पे किसान अगर काम कर रहा है तो अगर किसान मर गया तो उसके बाद जो भी उस जमीन का जो हकदार होगा उसको वो बेटा होगा, लेकिन क्राउन ओनरशिप में ऐसा नहीं होगा, किसान मर गया तो जो उसकी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी राजा की अपने आप हो जाती है, ठीक है। तो ये है क्राउन ओनरशिप। अब बर्नियर बताते हैं कि यही जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये क्या कहते हैं बर्नियर है, ये किसके बिलीवर थे, इज द फर्म बिलीवर ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में ज्यादा विश्वास करते थे ना कि क्राउन ओनरशिप में, ठीक है। तो ये इसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ओनिंग टू क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड आर्ग्यूड बर्नियर, लैंड होल्डर्स कुड नॉट पास टू देयर लैंड टू देयर चिल्ड्रन, जो लैंड होल्डर्स हैं वो ये जमीन को अपने बच्चों को पे पास नहीं कर सकते, ठीक है, इनहेरिट मतलब उनको दे नहीं सकते, सो दे वर अवेयर्स टू एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब यही बात होगी, अगर कोई चीज आपकी है ही नहीं, टेम्पररी है, तो आप उसमें ज्यादा इन्वेस्ट क्यों करोगे, क्योंकि आपको पता कि वो एक टाइम पे वो चीज आपके पास रहने ही वाली नहीं है, आपसे छीन ली जाएगी या कहीं और चली जाएगी, तो आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, उसकी देखभाल ही नहीं करोगे। तो यही सेम चीज यहाँ पे हो रहा था, किसानों को पता था, लैंड होल्डर्स को पता था कि इस जमीन पे इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे बाद ये हमारे बच्चों को नहीं मिलने वाली, ठीक है, ये किसी और को मिल जाएगी या राजा को मिल जाएगी, तो ये इस पे इन्वेस्ट ही नहीं करते थे, ठीक है। एवर्स टू एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द सस्टेनेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ द
प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन को भी एक्सपेंड नहीं करते, तो कोई फायदा नहीं दिखता था उनको। द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड देयरफॉर प्रिवेंटेड द इमर्जेंस ऑफ द क्लास ऑफ इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड। इसी वजह से जो इंप्रूविंग क्लास थी वो इमर्ज ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हर लोग जो है मतलब जो भी लोग हैं वो अपने फायदे के लिए सोच रहे थे, और उनका ये जाहिर भी था कि उनका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, उनका लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं है, तो वो जो प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना होता है, जो फार्मर का एक काम होता है, वो भी उसको नहीं करते थे। एक कंसर्न टू मेंटेन और इम्प्रूव द लैंड क्वालिटी ये होती ही नहीं थी, ठीक है। इट हैड लेड टू यूनिफॉर्म रेगुलेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। अब इसी के चलते क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर वो धीरे धीरे रूइन होता चला गया, खराब होता चला गया। एक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्री, पीजेंट्री का बहुत बुरी तरीके से ऑपरेस किया जाने लगा उनको, एंड कंटिन्यूस डिक्लाइन इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एक्सेप्ट द रूलिंग एरिस्टोक्रेसी। बस यही सोसाइटी में यही क्लास थी जो अमीर पे अमीर होती चली जा रही थी, और वाइल जो पीजेंट्री थी और जो भी नॉर्मल क्लासेस थी वो धीरे धीरे गरीब होती चली जा रही थी, क्योंकि उनको कोई फायदा नहीं दिख रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्राउन ओनरशिप, ठीक है। तो ये जो कुछ चीजें हैं ये अपने बर्नियर बताते हैं। अब इसके बाद जो है इसका आपको ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद मोस्टली सब इतना ही था, और बात बुक में यही सब चीजें घुमा 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 के दे रखी है, और आपको तरह तरह के जो एग्जाम्पल है उसके थ्रू समझा रखा है, ठीक है। बर्नियर डिस्क्राइब इंडिया एज अ सोसाइटी, ये बर्नियर जो है इंडिया को कैसे बताते हैं, इंडिया इज अ सोसाइटी एज कंसिस्टिंग ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द इम्प्रोविज्ड पीपल। आप सोच सकते हो कि जो बर्नियर की सोच है मतलब कैसी है, कैसे बताते हैं इंडिया को उस टाइम पे, कि वहाँ के जो लोग हैं वो इम्पोवरिश्ड है, मतलब कितने ज्यादा गरीब है, सब्जुकेटेड बाय स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ वेरी रिच। क्योंकि जो इंडिया अगर इतना बड़ा इंडिया है तो सिर्फ इतने ही जो अमाउंट के लोग हैं वो रिच है, ठीक है, रिच है, और बाकी सारे के सारे पुअर है। लास्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज पुअर एंड लिविंग अंडर क्लास एंड पावरफुल रूलिंग क्लास, ठीक है। बिटवीन द पुअर ऑफ द पुअर, between the poorest of the poor and the richest of the richer, there were no social group or class for the name asserted there is no middle class। मतलब उस टाइम पे जो इंडिया में जो कोई मतलब जो क्लासेस के टाइप्स में हायरार्की थी, तो उस टाइम पे जो मिडिल क्लास थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि सिर्फ दो ही क्लास थी, एक अमीर और एक गरीब। अमीर अमीर होता चला जा रहा था और गरीब गरीब होता चला जा रहा था, और देयरफॉर देयर वाज नो मिडिल क्लास, ठीक है। जो सोशल ग्रुप में जो मिडिल क्लास है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो ये था बर्नियर का कहना। इसीलिए दिस देन हाउ बर्नियर सॉ द मुगल एम्पायर इट्स द किंग ऑफ द इट्स किंग वाज द किंग ऑफ बेगर्स एंड द बारबेरियंस। मतलब जो मुगल एम्पायर मतलब उनको उसके जो जो मुगल एम्पायर के जो राजा थे, बने उन्होंने कहा क्या कहा, ही वाज द किंग ऑफ द बेगर्स ऑफ द बारबेरियंस। मतलब जो किंग्स और मतलब जो बेगर्स और बारबेरियंस है उनका किंग है, ठीक है। इट्स किंग वाज द किंग ऑफ बेगर्स, मतलब जो उनकी प्रजा है सारे के सारे बेगर्स है और बारबेरियंस है, ठीक है, और जो राजा है वो सिर्फ उन्हीं के किंग है और कुछ नहीं। तो यही सारी चीजें थी कुछ। अब आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, वैसा ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। ये आपको कभी उतना पूछा नहीं जाता उतना डीपली, सिर्फ ऐसी सिर्फ नाम है आपको याद रखना होता है। यहाँ पे कार्ल मार्क्स का नाम है और मॉन्टेस्क्यू का नाम है, ठीक है। ये देखिए मॉन्टेस्क्यू का नाम, कार्ल मार्क्स का नाम है, तो ये बस आपको नाम याद रखना और कुछ नहीं है। तो ये था हमारा जो फ्रैंकोइस बर्नियर थे, उनके आइडियाज और उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब यही थे अपने लास्ट ट्रैवलर, ठीक है, बस पढ़ लिया हमने। 3 ट्रैवलर्स के बारे में दे रखा था इस चैप्टर में, और तीनों को हमने कवर कर लिया। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके उनके आने वाले एग्जाम्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।